लेखिका आगे बताती हैं कि हम 4 भाई बहन लिखते हैं। चित्रा व रेणु नहीं लिखती और सारा खानदान हमारी रचनाओं को पढ़ता है। हम जो भी लिखते हैं वह पढ़ता है। लेखिका आगे बताती हैं कि मेरी ससुराल में मेरी रचनाओं को कोई नहीं पढ़ता और इस तथ्य को हजम करने में, तथ्य यानी सत्य को सहन करने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन फिर बाद में मुझे उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचनाओं का शिकार नहीं होना पड़ता। शिकार यानी 2-4 नहीं होना पड़ता। खैर, लेखिका कहती है मैं अपनी में ही नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ। अपनी बहनों के लिए उन्होंने अदेवियों शब्द इस्तेमाल किया है। अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन यानी परिणाम स्वरूप इस धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। यानी 2 बहनें जो थी चित्रा व रेणु, वे लेखक नहीं बनी। जो बनी यानी जो मतलब ये 4 भाई बहन बने, उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। सांस लेने से यहाँ मतलब है उन्हें आज़ादी कुछ ज़्यादा चाहिए थी, ये बात समझ में आती है। जैसा कि मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, या मंजुल कौन थी? उनकी बड़ी बहन, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है, यानी आज़ादी ही ज़्यादा चाहिए। पर यहाँ तो अगर हम शेर थे तो हमारी जो गैर लेखिका बहनें थी यानी चित्रा व रेणु, वे और भी सवा शेर थी। चौथे नंबर वाली रेणु का तो आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे पर लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से मना कर देती। उसका कहना था कि गाड़ी में बैठना सामंतशाही का प्रतीक है। लेखिका आगे बताती हैं कि उसकी माँ सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, लेकिन पिताजी काफ़ी कुढ़ते भूनते अर्थात मन ही मन परेशान होकर बोलते रहते। जब वह देखते थे कि अचला तो गाड़ी में बैठकर आ रही है, लेकिन रेणु उसके पीछे पीछे पसीने में तरब तर का मीनिंग होगा पसीने में तर हो जाना, बिल्कुल गीले हो जाना, खरामा खरामा धीरे धीरे आ रही है। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था। उनका जो चित्र था वह एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। यह देखकर पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान यानी परीक्षा देने से भी परहेज था, निषेध था, नहीं देना चाहती थी वह परीक्षाएं। स्कूल तो जैसे तैसे उसने पास कर लिया था, पर जब बीए के इम्तिहान की परीक्षाओं की बारी आई तो वह अड़ गई यानी ढीठ बन गई। पूछने लगी, पहले मुझे समझाओ कि ये बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब उसके बाद मैं परीक्षा दूंगी। अगर मुझे यह यकीन आ गया यानी विश्वास हो गया कि हाँ बीए करने का फ़ायदा है तो मैं परीक्षा दूंगी, वरना मैं परीक्षा नहीं दूंगी। लेखिका कहती है कि हमने तरह तरह के तर्क दिए, तर्क यानी लॉजिक दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछ लो, तो वह इस बात का उत्तर लेने के लिए पिताजी के पास भी चली गई। जब रेणु पिताजी के पास गई तो पिताजी ने कहा कि अगर बीए कर लोगी तो नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग तुम्हें इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह, यानी बहुत तरह के उन्होंने तर्क दिए। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, ना तो रेणु को लगा और ना ही खुद पिताजी को। आखिरकार पिताजी ने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो बहुत समय से, युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए करो। रेणु ने बीए तो कर लिया सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए, यानी सिर्फ वह पास होने लायक नंबर लेकर आई। सच बोलने में रेणु अपनी माँ से भी 2 कदम आगे थी, पर गनीमत यह रही कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते थे कि वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत किए वह लोगों को हंसाए रखती थी।
आज भी अगर उसे कोई इत्र भेंट करता है, इत्र का अर्थ होता है परफ्यूम इंग्लिश में, तो वह कह देती है नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो नहाती हूँ। यानी लेखिका की बहन रेणु को बाहरी दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था, वह बहुत सीधी सादी थी। लेखिका ने बताया है कि तीसरे नंबर पर उसकी बहन चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा उसकी दिलचस्पी, उसका शौक़ दूसरों को पढ़ाने में था। इसलिए परीक्षाओं में उसके खुद के नंबर कम आते थे और उसके शागिर्दों के, यानी उनके शिष्यों के, चेलों के ज़्यादा नंबर आते थे। पर अपने यहाँ लेखिका कहती है सब कुछ चलता था। जब उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक ही बारी में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया था कि शादी करेगी तो उसी से। अब मुश्किल यह थी कि केवल हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था, यानी परिचित नहीं था। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल नहीं आई, और आती भी क्यों, क्योंकि उसने पहली बारी में लड़के से कह दिया था कि जो मैं सोच लेती हूँ करके रहती हूँ, और वह होता ज़रूर है। तो उस लड़के ने भी बात आगे नहीं खींची और पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए, यानी वह शादी के लिए मान गया। लेखिका आगे बताते हुए कहती है कि हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कम खिसकी मालूम पड़ती थी। पिताजी का कहना मानकर उसने अर्थशास्त्र कर लिया, यानी इकोनॉमिक्स कर ली। फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया और पिताजी की पसंद से ही उसने शादी कर ली। लेकिन घर बार में उसका मन ज़्यादा नहीं लगा और 30 वर्ष होते ही, जब उसकी उम्र 30 वर्ष हो गई, तो वह भी लेखन में लग गई। लेखिका बताती हैं कि एक बात थी जो हम बहनों में एक जैसी रही। घर परिवार, घर गृहस्थी को परंपरागत तरीके से हमने भले ही न चलाया हो, लेकिन हमने अपनी घर गृहस्थी को तोड़ा भी नहीं। शादी एक ही बार की और उसे हमेशा बनाए रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो। कगार यानी किनारे पर कगार को तोड़कर हमारी शादी डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा कि मैं पहले उपन्यास में लिखा है कि हम सभी विश्वास करती रही थी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, यानी कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता अगर हम अपना पति बदल लें। घर के भीतर रहते हुए भी अगर हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं तो काफ़ी है। शादी के बाद लेखिका बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में जाकर रहने लगी। डालमिया नगर में मर्द और औरतें, चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो, फिल्म देखने भी जाते थे तो अलग अलग दड़बों में बैठते, यानी समूहों में बैठते। समूह यानी ग्रुप में बैठते। लेखिका आगे बताती हैं कि मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर डालमिया नगर गई थी और मुझे नाटकों में अभिनय करने का शौक़ था। अभिनय यानी एक्टिंग। लेकिन मैंने वहाँ के लोगों के चलन से हार नहीं मानी और साल भर के अंदर ही शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया था। आगे 4 साल तक हमने कई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं नाटकों के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। लेखिका बताती हैं कि अब वे बिहार को छोड़कर कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक लेखिका के 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने की उम्र के थे, लेकिन बागलकोट में कोई भी ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर लेखिका ने कैथोलिक बिशप यानी चर्च वालों से निवेदन किया कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखानों की आर्थिक मदद से कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले तो चर्च वालों ने कहा कि उस प्रदेश में क्रिश्चियन बच्चों की जनसंख्या कम है, इसलिए वे वहाँ
स्कूल खोलने में असमर्थ हैं। लेकिन लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा, यानी अपना आग्रह जारी रखा। उसके बाद क्रिश्चियन जो थे उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि आप हमें यकीन दिलाएं, यानी आप हमें विश्वास कराएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। यह बात सुनकर लेखिका को गुस्सा आ गया और लेखिका ने कहा, स्कूल को छोड़िए, आप किसी के बारे में भी यह यकीन से नहीं कह सकते। लेखिका की बात सुनकर कैथोलिक पादरी गुस्सा खा गए और बोले, खुदा का लाख शुक्र है कि बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं है। लेखिका कहती हैं, बात कड़वी थी पर पूरी तरह सच थी और सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। इसलिए मैंने तय कर लिया था कि मैं खुद अंग्रेज़ी, हिंदी और कन्नड़ इन तीनों भाषाओं को पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोलूँगी और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाऊंगी। लेखिका ने वहाँ के स्थानीय लोगों की सहायता से एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया जिसमें अंग्रेज़ी, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती थी। लेखिका बताती हैं कि मेरे बच्चे और अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े और बाद में प्राइमरी स्कूल पूरा करने के बाद अलग अलग शहरों के अलग अलग प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिला पा गई। लेखिका आगे बताती हैं कि आगे अनेक ऐसे अवसर आए, मौके आए, जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने यानी उदाहरण पेश किए और सबसे ज़्यादा बड़ा मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी ही राह तलाश रहा है, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। लेखिका ने बताया कि 1950 का अंतिम दौर था। एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई, यानी बहुत बारिश हुई। दिल्ली की हमेशा से खासियत यही रही है कि थोड़ा सा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है, यानी रुक जाता है, कोई आवाजाही नहीं होती। इस कयामती बारिश के बाद, कयामती यानी भीषण, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों यानी फर्स्ट फ्लोर से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था क्योंकि दिल्ली में पानी भरा हुआ था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सभी ने समझाया घर में कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता कि स्कूल बंद होगा? इस सवाल का जवाब, माकूल जवाब यानी अच्छा सा जो जवाब था, वो किसी के पास नहीं था। लेखिका आगे बताती हैं कि हमारे यहाँ पर फ़ोन लगा हुआ था और स्कूल में भी रहा होगा, लेकिन बारिश के चलते हुए वह भी खराब पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली ही पैदल स्कूल चली गई। सबसे अच्छी बात यह रही कि बारिश जो थी एक मुश्त यानी एक ही बार में बरसकर बंद हो गई थी। सड़कों पर पानी भरा हुआ था, लेकिन और बारिश नहीं हो रही थी। रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। लेखिका आगे बताती हैं कि जैसा हमने कहा, स्कूल बंद पड़ा हुआ था। चौकीदार भी रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को इस बात का कोई मलाल नहीं था, यानी दुख नहीं था। वह वापस 2 मील पैदल चलकर घर पहुंच गई। जब रेणु स्कूल से बारिश में वापस आई तो घर पर सभी ने कहा कि हमने पहले ही कहा था। यह सुनकर रेणु ने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया?
लेखिका कहती है कि मैं सोचती हूँ कि कैसे रोमांच का यानी प्रसन्नता का उसने अनुभव किया होगा उस दिन। जगह जगह पानी भरा हुआ था, लब लब करते सुनसान शहर में निचाट यानी बिल्कुल अकेले अपनी ही धुन में मस्त मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाना। लेखिका कहती है सचमुच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है।